नमस्कार, मैं मीरा ठाकुर, प्रवक्ता हिंदी, जिला शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान नाहन। आज मैं आपके साथ डीएलएड द्वितीय वर्ष विषय हिंदी शिक्षण कोर्स 205 से इकाई 3 पाठ्यक्रम तथा भाषा शिक्षण में भाषा शिक्षण के तत्वों पर चर्चा करूंगी। तो भाषा शिक्षण के तत्व कौन-कौन से हैं? तो सबसे पहले हम जानेंगे कि भाषा की जो प्रकृति है उस पर यदि हम गौर करें तो हम पाते हैं कि भाषा की प्रकृति बहुत जटिल है। जैसे वाक्य के स्तर पर भाषा सार्थक बन जाती है, जबकि उसी वाक्यों को अगर हम इकाइयों में बांटने का प्रयास करते हैं तो इकाई के स्तर पर वो भाषा निरर्थक हो जाती है। उदाहरण के लिए राम घर गया वाक्य भाषा की सार्थक इकाई है, परंतु यदि हम इसे इकाइयों में विभाजित करते हैं तो ये निरर्थक हो जाती है। जैसे र जमा आ जमा म जमा अ राम, घ जमा अ जमा र जमा अ घर, और ग जमा अ जमा य जमा आ तो गया। तो अब इसके टुकड़े कर दिए हैं, इसको इकाइयों में विभाजित कर दिया गया तो ध्वनि के स्तर पर प्रत्येक इकाई निरर्थक हो जाती है, चाहे वो र है, म है, ग है, ये सारी इकाइयां निरर्थक हो जाती है, इसका कोई अर्थ नहीं निकलता है। यदि भाषा अध्यापक को भाषा शिक्षण के तत्वों की जानकारी नहीं होगी तो भाषा शिक्षण का जो कार्य है उसके लिए चुनौतीपूर्ण बन जाता है। अतः भाषा शिक्षण का ज्ञान भाषा अध्यापक के लिए भाषा शिक्षण के तत्वों का ज्ञान भाषा अध्यापक के लिए होना अनिवार्य है। भाषा शिक्षण के तत्व इस प्रकार से हैं। सबसे पहले अनुकरण। तो बालक भाषा क्या है, अनुकरण के माध्यम से सीखता है और अनुकरण उसकी जन्मजात प्रवृत्ति होती है। अधिकतर कार्य मनुष्य के अनुकरण के द्वारा ही सिद्ध होते हैं। घर का परिवेश हो तो भी विद्यालय बालक अनुकरण के द्वारा भाषा सीखता है। अतः अनुकरण भाषा शिक्षण का अनिवार्य तत्व माना जाता है। कक्ष में बालक शिक्षक के उच्चारण का अनुकरण करता है, न केवल शिक्षक के अनुच्चारण का अनुकरण करता है बल्कि उसके स्वभाव, उसके व्यवहार का भी अनुकरण करता है। यदि शिक्षक का उच्चारण दोषपूर्ण है और तो बालक का उच्चारण भी दोषपूर्ण ही होगा। यदि शिक्षक का लेखन भद्दा है तो बालक का लेखन भी भद्दा हो जाएगा। इसलिए भाषा शिक्षक का प्रयास रहना चाहिए कि कक्ष में विद्यालय में उसका व्यवहार, उच्चारण, लेखन आदि आदर्श रूप में वो प्रस्तुत करे। दूसरा है पुनरावृत्ति। पुनरावृत्ति का अर्थ है दोहराना। ये भाषा शिक्षण का दूसरा महत्वपूर्ण तत्व है। भाषा शिक्षक का प्रयास रहना चाहिए कि विद्यार्थियों के समक्ष वो जो कुछ भी प्रस्तुत करता है, चाहे आदर्श वाचन है, उच्चारण है, उसके बाद उसका अनुकरण वाचन, उच्चारण आदि प्रदान करने का अवसर विद्यार्थी को दिया जाना चाहिए। पुनरावृत्ति के अभाव में विद्यार्थियों की त्रुटियां दूर नहीं हो सकती। अतः कहा जा सकता है कि पुनरावृत्ति भी भाषा शिक्षण का आवश्यक तत्व है, जिसके बिना भाषा शिक्षण के उद्देश्यों को प्राप्त नहीं किया जा सकता। उसके बाद है भाषा शिक्षण की शुरुआत। तो भाषा शिक्षण की शुरुआत कब से की जानी चाहिए? तो भाषा शिक्षण की शुरुआत जितनी जल्दी हो सके इस प्रक्रिया को शुरू कर देना चाहिए। इसका कारण यह है कि बालक के मन में भाषा सीखने के प्रति विशेष रुचि होती है और जैसे-जैसे बालक की आयु बढ़ती है, लगभग 20 वर्ष तक आते-आते उसकी यह रुचि कम होने लगती है। इसलिए भाषा शिक्षण की शुरुआत अतिशीघ्र कर देनी चाहिए। विद्यालय में प्रवेश करने के साथ ही बालक को भाषा की शिक्षा देने का कार्य आरंभ कर देना चाहिए। भारत जैसे बहुभाषी देश में अनेक भाषाएं प्रचलित है। इनमें से जो बालक की मातृभाषा है उसका शिक्षण
आरंभ कर देना चाहिए। एक बालक की मातृभाषा दूसरे बालक की द्वितीय भाषा या तृतीय भाषा भी हो सकती है। तो सबसे पहले विद्यार्थी को मातृभाषा का शिक्षण शुरू कर देना चाहिए। फिर है परिपक्वता। परिपक्वता का अर्थ है विद्यार्थी की बौद्धिक एवं मानसिक क्षमता के विकास के बारे में। विद्यालय में प्रवेश करने से पहले ही बालक वैसे तो अपने विचारों को अभिव्यक्त करना शुरू कर देता है, परंतु उसका यह भाषाई ज्ञान जो है अपरिपक्व होता है। उसे भाषा के विभिन्न पक्षों, तत्वों, संरचना आदि के बारे में जानकारी नहीं होती। इसलिए भाषा अध्यापक का कर्तव्य बनता है कि भाषा शिक्षण के दौरान वह बालकों को भाषा के विभिन्न तत्वों, वाक्य की संरचना इत्यादि के बारे में जानकारी दे। जैसे वर्ण व्यवस्था है, शब्द व्यवस्था है, वाक्य व्यवस्था है, इन विभिन्न तत्वों की जानकारी विद्यार्थियों को प्रदान करें। उसके बाद आता है प्रवर्तन। प्रवर्तन भी भाषा शिक्षण का एक तत्व है। ये नया ज्ञान प्राप्त करने के लिए बालक को जो तत्व प्रवृत्त करता है वो प्रवर्तक कहलाता है, और इन प्रवर्तकों से भाषा शिक्षण में जो सहायता मिलती है उसे प्रवर्तन कहा जाता है। भाषा शिक्षण के दौरान शिक्षक को ऐसे प्रयास करने चाहिए कि विद्यार्थी नया ज्ञान प्राप्त करने के लिए रुचि ले। इसके लिए उसे अंग संचालन, वाक कला में विविधता, मौन विराम, शिक्षण विधियों में विभिन्नता का प्रयोग करना चाहिए। यदि शिक्षक कक्षा में स्वयं ही क्रियाशील रहता है और विद्यार्थी निष्क्रिय होकर बैठा रहे तो निश्चित रूप से विद्यार्थी के मन में भाषा सीखने के प्रति जो रुचि होती है वो कम हो जाएगी। इसलिए कहा जा सकता है कि प्रवर्तन भी भाषा शिक्षण का महत्वपूर्ण तत्व है। उसके बाद आता है उपयोजन। उपयोजन मतलब अर्जित भाषाई ज्ञान प्रत्यक्ष व्यवहार में लाना उपयोजन कहलाता है। जो भी भाषाई ज्ञान विद्यार्थी ने अर्जित किया है उसको वो अपने व्यवहार में लागू करे, वो उपयोजन कहलाता है। ये भी भाषा शिक्षण का एक महत्वपूर्ण तत्व है। भाषा शिक्षण में शिक्षक का प्रयास रहना चाहिए कि विद्यार्थी को जो भी नया ज्ञान प्रदान किया जाता है उसे वो अपने व्यवहारिक जीवन में लागू करे। उदाहरण के लिए विद्यार्थी के अंदर इतनी योग्यता, इतनी क्षमता होनी चाहिए कि वे कक्षा में पढ़ाए गए लोकोक्ति, मुहावरे तथा नए शब्दों का प्रयोग कर सके, व्यवहारिक रूप से कर सके, सीखे हुए नए शब्दों का प्रयोग कर सके। उसके बाद आता है वातावरण। वातावरण भी भाषा शिक्षण का एक अनिवार्य तत्व है। भाषा शिक्षण की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि विद्यार्थी को भाषा सीखने के लिए एक अच्छा वातावरण मिल रहा है या नहीं। भाषा सीखने के लिए परिवार, समाज, पाठशाला आदि का परिवेश भी अनुकूल होना चाहिए। जिस प्रकार के बालक के परिवार में शुद्ध भाषा का प्रयोग होता है, जिस बालक के परिवार में शुद्ध भाषा का प्रयोग होता है उसके आस पड़ोस में भी शुद्ध भाषा का प्रयोग होता है, तथा विद्यालय में भी और शिक्षक द्वारा उसके साथी विद्यार्थियों द्वारा शुद्ध भाषा का यदि प्रयोग किया जाता है तो बालक आसानी से भाषा सीख जाता है। अतः भाषा अध्यापक का कर्तव्य बनता है कि विद्यालय के परिसर में सभी विद्यार्थी यथासंभव शुद्ध भाषा का प्रयोग करें, और यदि संभव हो तो अध्यापक विद्यार्थियों को कवि सम्मेलनों, साहित्य गोष्ठी आदि में भी ले जाने का प्रयास करें। उसके बाद आता है क्रमबद्ध विकास। बालक सबसे पहले भाषा को मौखिक रूप से सीखता है और उसके लिए वह अभिव्यक्ति कौशल व श्रवण कौशल का विकास उसका सबसे पहले होता है। उसके बाद उसके वाचन कौशल व लेखन कौशल का विकास हो पाता है। इसलिए भाषा अध्यापक को भी इसी क्रम में विद्यार्थियों के भाषाई कौशलों का
विकास करना चाहिए। जिस क्रम में स्वाभाविक रूप से विद्यार्थी भाषा सीखता है, उसी क्रम में उसके कौशलों का विकास किया जाना चाहिए। इसके बाद आता है शिक्षण सूत्रों का प्रयोग। भाषा शिक्षण में शिक्षण सूत्र भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। भाषा शिक्षक के पास शिक्षण सूत्रों का समुचित ज्ञान होना चाहिए, तब वह इसका प्रयोग करके अपने भाषा शिक्षण को रोचक और प्रभावशाली बना सकता है और शिक्षण उद्देश्यों को प्राप्त कर सकता है। उसके बाद है शिक्षण के सामान्य सिद्धांतों की अनुपालना। अनेक शिक्षा शास्त्रियों ने अपने अपने मत के अनुसार शिक्षण के अलग-अलग सिद्धांत प्रस्तुत किए हैं, जैसे स्वाभाविकता का सिद्धांत, क्रियाशीलता का सिद्धांत, चयन का सिद्धांत आदि। शिक्षण के इन सामान्य सिद्धांतों की सहायता से ही भाषा शिक्षक को प्रभावशाली और रोचक अपना शिक्षण बनाया जा सकता है। तो विद्यार्थियों, प्रिय प्रशिक्षुओं, आज हमने जानकारी प्राप्त की कि भाषा शिक्षण के मुख्य तत्व कौन-कौन से हैं। अतः अध्यापक का कर्तव्य बनता है कि वह इन तत्वों का प्रयोग अपने शिक्षण में करें, ताकि उसका शिक्षण रोचक और प्रभावशाली बन सके और जो शिक्षण के उद्देश्य है वो उसकी प्राप्ति करने में सफल हो सके। धन्यवाद।